साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया से सीधे सिंगापुर पहुंचे। स्वतंत्रता दिवस के 50 साल पूरे होने पर सिंगापुर वासियों को बधाई दी। कहा, सिंगापुर हमारा सबसे महत्वपूर्ण साझीदार। किसानों की समस्या को लेकर कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सहारनपुर में की पदयात्रा। केंद्र और राज्य सरकार पर साधा निशाना। कहा, नहीं आए किसानों के अच्छे दिन। प्रधानमंत्री को नहीं है विदेश यात्राओं से फुर्सत। राहुल गांधी के पीएम मोदी पर दिए बयान पर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने साधा निशाना। कहा, बचकाने बयान देना बंद करें राहुल गांधी, राजनीति को लेकर अपनी सोच का दायरा बढ़ाएं। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान ने राहुल गांधी की पदयात्रा को दिखावा करार दिया। कहा, जहाजों पर उड़ने वाले थोड़ी चहलकदमी करेंगे तो सेहत अच्छी रहेगी। जनाधार खो चुकी है कांग्रेस पार्टी। उधर लालू से गले मिलने पर हो रही फजियत पर अरविंद केजरीवाल की सफाई सामने आई। गया था हाथ मिलाने, लालू ने जबरदस्ती गले लगाया। भ्रष्टाचार को लेकर अब भी हूं लालू का विरोधी। और शीना बोरा मर्डर केस में पीटर मुखर्जी की सीबीआई कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने 26 नवंबर तक बढ़ाई पीटर की हिरासत। सीबीआई ने कहा, पीटर जांच में नहीं कर रहे हैं सहयोग। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन और यह वक्त प्राइम एजेंडा का है। राहुल गांधी एक बार फिर से फॉर्म में है। बिहार विधानसभा चुनाव में 27 की संजीवनी का सहारनपुर में सदुपयोग कुछ ऐसा ही वाकया बयान करता है। सहारनपुर के सरसावा से पटनी तक 7 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद राहुल गांधी ने लगातार 7 समंदर पार की यात्रा पर रहने वाले प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध लिया। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, बिहार विधानसभा चुनाव के बीच ही राहुल गांधी का विदेश यात्रा पर जाना सुर्खियों में था। तमाम तरह के आरोप लगे, जवाब आए, वार हुए, पलटवार हुए, लेकिन चुनाव के रिजल्ट ने अचानक समूचे समीकरणों को उलट दिया। अब कांग्रेस बैकफुट की बजाय फ्रंट फुट पर है। जाहिर है, सत्ताधारी पार्टी पर तीर तो चलने ही थे और चले भी। अच्छे दिन के जुमले और महंगाई के मसले पर कांग्रेस उपाध्यक्ष आज पूरे तेवर में दिखाई दिए। मोदी सरकार के कार्यक्रम मेक इन इंडिया को उन्होंने टेक इन इंडिया करार दे दिया। राहुल गांधी की इस पदयात्रा से एक बात तो साफ है कि चुनाव में लगातार शिकस्त खाने के बाद कांग्रेस को अब पूरी तरह से समझ में आ गया है कि अगर उसे अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन हासिल करनी है तो उसे सीधे जनता से संवाद करना होगा, खेत खलियानों से जुड़ना होगा। लेकिन कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उसका कार्यकर्ता कोई जमीनी आंदोलन खड़ा करने के बजाय सांकेतिक कार्यक्रमों में यकीन करने लगा है। और यही वजह है कि भट्टा परसौल के मसले पर राहुल गांधी की पदयात्रा के बाद भी कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में कोई खास फायदा नहीं हुआ। ऐसे में जब कांग्रेस उपाध्यक्ष एक बार फिर से सहारनपुर में 7 किलोमीटर की पदयात्रा से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत को गरमा रहे हैं, जानकारों के मन में फिर से एक बार सवाल उठने लगा है कि क्या सचमुच कांग्रेस किसानों और मजदूरों की समस्याओं को लेकर गंभीर है और उनकी लड़ाई को उन्हीं के खेत खलियानों में लड़ना चाहती है, या फिर यह बिहार विधानसभा चुनाव से मिली राजनीतिक सरगर्मी का एक राजनीतिक स्टंट भर है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। और आज इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। हम उन मेहमानों से आपका तारुफ करवाएं, इससे पहले हम सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश बीजेपी के बड़े ही कद्दावर नेताओं में
शुमार और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर दिनेश शर्मा इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। डॉक्टर दिनेश शर्मा, आपका बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर, प्राइम एजेंडा में। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद ऐसा लगता है कि बीजेपी पस्त और कांग्रेस मस्त हो गई है। आज उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जिस 7 किलोमीटर की पदयात्रा को राहुल गांधी ने अंजाम दिया है, आप लोग उसे किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी जी पदयात्रा करें या हवाई यात्रा करें या हवाई सपने देखें जी, रात को सपने देखें या दिवा सपने देखें, कांग्रेस अपने जो उसके पुराना जो सिस्टम था उसके आधार पर प्रचार और प्रसार में वो विश्वास करती है। लेकिन अगर वास्तविकता देखें, आप यात्रा उन्होंने 7 किलोमीटर नहीं 17 किलोमीटर की हो, आदमी कितना रहा, 500-700 वही आदमी उनके साथ में चलता रहा। इतना तो किसी भी नुक्कड़ नेता, कोई राष्ट्रीय नेता के बजाय इतना तो किसी के साथ में भी इकट्ठा हो सकता है जी। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस कहां से जीत गई है, कहां से कांग्रेस को विजय मिली है। जिस कांग्रेस की सत्ता थी बिहार पे, वो आज 25 और 26 सीटें पाकर अगर वो अपने को आह्लादित महसूस करती है, जिसकी सरकार थी केंद्र में, वो जो बीजेपी की 6 राज्यों में सरकार नहीं थी और 6 राज्यों में से 4 सरकार राज्यों में बना लेती है बीजेपी कांग्रेस से छीन कर जी, तो कांग्रेस उस पर खुश हो रही है कि उसने 27 सीटें पाली या 26 सीटें पाली। तो मैं समझता हूं ये उनकी निराशावादी दृष्टिकोण का प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में सरकार बनने के बाद में पूरे देश में जो 8 जगह जो पंचायत के और स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, उसमें से 7 जगह पर उसने अभूतपूर्व विजय हासिल की। त्रिपुरा और आसाम ऐसे जगहों पर भी उसने न केवल विजय प्राप्त की बल्कि 2/3 और 3/4 से विजय प्राप्त की। उसने विभिन्न प्रकार के दमन दीव ऐसे जगह पर, केरला ऐसे जगह पर उसने अपनी उपस्थिति को ठीक से दर्शाया। छत्तीसगढ़ से लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश तक हम जीत कर आए जी। हमारी जीत की इस यात्रा को हमने हरियाणा जीता, महाराष्ट्र जीता, झारखंड जीता और जम्मू कश्मीर जीता, जहां कभी बीजेपी की सरकार नहीं थी। बिल्कुल ठीक बात है सर। चारों राज्यों में जहां हमारी सरकारें नहीं थी, हमने अपनी सरकार कांग्रेस से छीन के दूसरे दलों से बनाया। ठीक है। अगर बिहार में हमारा मत प्रतिशत आज भी कांग्रेस से, जनता दल से और आरजेडी से बहुत ज्यादा है जी। डॉक्टर दिनेश शर्मा, नंबर 1 की पार्टी बीजेपी है। डॉक्टर दिनेश शर्मा, हम ये माने कि राहुल गांधी की पदयात्रा को आप पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं सर? हम ये माने कि डॉक्टर दिनेश शर्मा जो बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो राहुल गांधी की पदयात्रा को पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं और ये मानते हैं कि इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है? नहीं, मैं खारिज करने वाला कौन होता हूं? जनता खारिज कर रही है और जनता खारिज कांग्रेस को पहले ही कर चुकी है। लगातार चुनाव में वो पराजित होने के बाद आप देखो, जो पंचायत चुनाव हुए थे उसमें उन्होंने खाता तक नहीं खोला। बीजेपी ने तो 11 गुना ज्यादा, 11 टाइम्स ज्यादा अपनी सीटों को पाया और वोट को उन्होंने 50% से ऊपर बढ़ाया। लेकिन कांग्रेस की तो उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाई। ठीक है, अब से थोड़ी देर में सर, अगर किसी प्रकार की यात्रा, अब से थोड़ी देर में कांग्रेस पार्टी के नेता स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनसे आपकी बात का जवाब लेना चाहेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि बिहार चुनाव में हार के बाद जब आपकी पार्टी के भीतर चिंतन मंथन हुआ, तो आप लोगों के जो थिंक टैंक हैं उनकी तरफ से ये बयान आया कि ये कोई राजनीतिक उलटफेर नहीं है, बल्कि 3 छात्रों ने अपने नंबर जोड़ के टॉपर का खिताब हासिल कर लिया है, टॉपर का खिताब ले लिया है। येन केन प्रकारेण बिहार में सत्ता हथिया ली है। हम जानना यह चाहते हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा से सर कि अगर उत्तर प्रदेश में यही समीकरण बन गया तो आप क्या करेंगे? नहीं, अब तो जनता ने यह देख लिया है कि अब देश में ये राजनीतिक दल अलग अलग नहीं है, अब विचारधाराएं 2 बन गई हैं। एक विचारधारा है जो राष्ट्रीय चिंतन करती है, राजनीति में जाति, धर्म, संप्रदाय और क्षेत्र से ऊपर उठ के जो एक विचारधारा है वो कहती सबका साथ सबका विकास, एक गुलदस्ता के रूप में भारतवर्ष बने, जिसमें विभिन्न रंगों के फूलों को मिलाकर उसको गुलदस्ता के रूप में प्रस्तुत किया जाए। ये एक विचारधारा है जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी कर रही है और माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में उसको बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि विचारधारा काफी पीछे छूट गई है कि जाति में बांटो, डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं लगता कि विचारधारा काफी पीछे छूट गई है और 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद ही
बाद ही इसके नतीजे इसके नतीजे सामने आने लगे। बिहार चुनाव में हमने देखा, बसपा है सर बिहार चुनाव में हमने देखा कि बीफ का मुद्दा जो दिल्ली एनसीआर का इलाका था, दादरी जो उत्तर प्रदेश का इलाका है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, वो वहां से लेकर बिहार तक पहुंच गया। हमने देखा कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा भाषण दिए गए जिसमें यह कहा गया कि अगर बीजेपी की हार हो जाती है तो पाकिस्तान में पटाखे चलेंगे। हमने देखा कि भागवत जी का बयान किस तरीके से पूरे चुनाव को टर्न कर देता है। तो ये सबका साथ सबका विकास है, आपको नहीं लगता कि ये नारा धीरे धीरे पीछे छूट रहा है? प्रशंसा करना चाहिए, आपको प्रशंसा करना चाहिए राजू जी कि अमित शाह जी ने जो भविष्यवाणी पहले करी थी, लोगों ने उसको हल्के में लिया। जब बीजेपी वहां पर जीत दूसरों की हुई तो जैसे लगा कि पाकिस्तान की अपनी जीत हो गई है। अगर आपने अपना चैनल नहीं देखा होगा तो आप आज तक देखिए, एनडीटीवी देखिए, तमाम और चैनल्स देखिए। जिस समय बिहार के चुनाव परिणाम आए हैं, पाकिस्तान में खुले खुशी का माहौल बटा, मिठाइयां बांटी गई, उसका दृश्य आपके चैनल्स ने दिखाए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ सर, इसलिए कही गई डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये हुआ का प्रतीक बने सर, इसका मतलब ये हुआ कि देश के प्रधानमंत्री का एक नारा है। पूरी बात समाप्त करने दीजिए सर प्लीज, मैं जानना ये चाहता हूं, जाके पाकिस्तान में बयान देते हैं प्रदेश की जनता, देश की जनता सर ये समझना चाहती है आप जैसे संवेदनशील व्यक्ति से नहीं होगा कि प्रधानमंत्री का एक नारा है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दूसरा नारा है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन बिहार चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष को चिंता पाकिस्तान में पटाखे फूटने की ज्यादा होती है। क्या यह दोहरापन है पार्टी के भीतर? नहीं तो वो हिंदुस्तान देखो, आप एक बात मान के रखिए, हिंदुस्तान का मुसलमान सच्चा राष्ट्रीय राष्ट्रभक्त है और हिंदुस्तान के मुसलमान पे किसी प्रकार की कोई शंका शुबा करने का औचित्य नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी कभी करती है। ठीक है, इसीलिए हमने एक राष्ट्रभक्त मुसलमान को भारतवर्ष का राष्ट्रपति बनाया था और हम आज भी विश्वास करते हैं कि हमारे पूर्वज है अब्दुल हमीद अशफाकुल्लाह खां, ऐसे लोग जिन्होंने भारत के लिए अपनी अस्मिता को, अपनी जान को बाजी पर लगाया। डॉक्टर साहब, भारतीय जनता पार्टी किसी बिहार चुनाव में पाकिस्तान का जिक्र करने की आवश्यकता क्या थी? जाति और धर्म का हो, वो हमारे लिए महापुरुष के समान है जी। और अमित शाह जी ने भी यही काम कहा। उन्होंने कहा कि जो भारत के प्रति सच्ची सोच नहीं रखते हैं, उनकी सोच निश्चित रूप में पाकिस्तान की सोच से मेल खाती कि पाकिस्तान खुश क्यों होगा जी। अगर इसका मतलब ये हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ सर कि महागठबंधन में शामिल जितने भी दल हैं, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स को दिखाने की जरूरत क्या पड़ी? महागठबंधन में शामिल जितने भी दल हैं वो पाकिस्तान की सोच से संबद्ध हैं, इसका मतलब। क्योंकि पटना में जेडीयू के अपने केंद्रीय दफ्तर में खूब पटाखे फूटे, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने खुशी मनाई, आरजेडी के लोगों ने खुशी मनाई। मानते हैं जो पाकिस्तान में जाकर, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं जी कि जो दल के नेता कांग्रेस के पाकिस्तान में जाकर बयान देते हैं कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जब तक मोदी है वो पाकिस्तान के लिए बाधा है, इस प्रकार का बयान अपने देश का एक राजनीतिक दल का व्यक्ति जाकर, जो वहां का प्रमुख सलाहकार रहा हो राजनीति के सत्ता के केंद्र के, आदरणीय सोनिया जी के, राहुल जी के, वो व्यक्ति पाकिस्तान में जाकर बयान देता तो आप समझेंगे क्या कि वो पाकिस्तान में हिंदुस्तान की, आप अपने देश के प्रधानमंत्री की बुराई करोगे क्या? अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध हुआ था तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी जनसंघ के नेता थे। उन्होंने कहा था कि इंदिरा गांधी जी दुर्गा का अवतार बने और हम उनके साथ हैं, ये दुर्गा का अवतार है। हमने भगवती से उनकी तुलना करी थी कि हमारा दूसरे देश, हमारा आंतरिक विवाद क्या होता है, हमारे राजनीतिक मतभेद क्या होते हैं, ये अलग की बात है। लेकिन जब दूसरे देश से और खासतौर से दुश्मन देश से हमारा आमना सामना होता है तो अपने देश का प्रधानमंत्री अपना होता है, वो ना बीजेपी का होता है ना वो कांग्रेस का होता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो सोच है वो भारत को कमजोर करने वाली है। आज नहीं तो कल सबको मानना पड़ेगा कि देश की जनता ने स्वीकारा है इस चीज को कि मोदी जी का जो सबका साथ सबका विकास है, ठीक है, यहाँ का हिंदू भी मिलकर रहे, यहाँ का मुसलमान भी मिलकर रहे और सब मिलकर हिंदुस्तान के समग्र विकास के लिए काम करें। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक पैनल जुड़ चुका है और जिस धारा प्रवाह तरीके से आप बोल रहे हैं सर, जिस धारा प्रवाह तरीके से आप बोल रहे हैं, तमाम पैनल के पास कुछ सवाल है आपके लिए, लेकिन हम उससे पहले एक सवाल आपसे जरूर करना चाहते हैं। देखिए, बिहार चुनाव थोड़ा पीछे छूट चुका है और उस पर जो तमाम टीका टिप्पणी और विश्लेषण, आरोप प्रत्यारोप का दौर वो अभी भी चल रहा है और शायद आगे भी चलेगा। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि एक सवाल था बिहार चुनाव में
वो सवाल बीजेपी के लिए था मुख्यमंत्री पद को लेकर चेहरे का। उत्तर प्रदेश में भी यह सवाल आपको चुनावों के आसपास परेशान करेगा या हो सकता है कर रहा हो, क्योंकि तमाम उत्तर प्रदेश बीजेपी के बड़े नेता जो एक वक्त में चेहरा हुआ करते थे वो या तो रिटायर हो गए या फिर केंद्र में शिफ्ट हो गए। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए आप लोग क्या रणनीति बना रहे हैं? नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी को प्रोजेक्ट करेंगे? देखिए, एक बात आप भारतीय जनता पार्टी के बारे में स्पष्ट मानिए कि बीजेपी कभी हारती नहीं है। बीजेपी या तो जीतती है या तो सीखती है। बिहार के चुनाव से हमने सीखा है बीजेपी में सामूहिक नेतृत्व की परंपरा है। बीजेपी परिवार की पार्टी नहीं है, हिटलरशाही व्यक्तित्व की पार्टी नहीं है। बीजेपी एक संकीर्ण विचारधारा वाली पार्टी नहीं है। हम सामूहिक रूप में तय करते हैं कि हमारी चुनाव की रणनीति क्या हो, और जो नेतृत्व समझता है। डॉक्टर साहब, तमाम विरोधी और तमाम आलोचक ये कहते हैं कि बीजेपी में वही हिटलरशाही है। हरियाणा में भी प्रस्तुत नहीं किया था। डॉक्टर साहब, तमाम आलोचक और तमाम विरोधी ये कहते हैं, तमाम विपक्षी निशाना साधते हैं। सर, दिल्ली में हमने प्रस्तुत किया, हम नहीं जीत पाए। हमने बिहार में प्रस्तुत नहीं किया, हम हार गए। तो अलग जगह की अलग रणनीति होती है। जो उत्तर प्रदेश की रणनीति, डॉक्टर साहब, अब बीजेपी वन मैन शो बन चुका है। निश्चित रूप में बीजेपी एक सौभाग्यशाली पार्टी है जी। वन मैन शो पार्टी बन चुकी है बीजेपी। जमावड़ा है बीजेपी के पास, ये आरोप लगता है सर। अब कहा यह जा रहा है कि जो मोदी तय करते हैं बस वही हो रहा है। नेतृत्व की पार्टी है। और उत्तर प्रदेश में तमाम नेता इस कद के हैं जो मुख्यमंत्री की योग्यता उससे ज्यादा अधिक योग्यता रखते हैं। बीजेपी भी कभी हिटलरशाही परंपरा नहीं आती। नेतृत्व जो करता है वो केंद्र बिंदु में होता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री से लेकर और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक अपने एक सामान्य कार्यकर्ता के प्रति भांति आचरण करते हैं। और जो सामूहिक नेतृत्व सलाह होती है उसका अनुपालन वो अक्षरशः करते हैं। ठीक है, टेलीविजन में दिखाने का प्रश्न नहीं होता। नहीं, बिल्कुल मत दिखाइए सर, बिल्कुल मत बताइए। हम एक बहुत सीधा सवाल करना चाहते हैं, क्योंकि आज आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर साहब। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या डॉक्टर दिनेश शर्मा का एक चेहरा भी हो सकता है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जब मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार खोजे तो? नहीं, देखिए, मैं एक साधारण सा कार्यकर्ता हूं जो संगठन के दिशा निर्देशों पर जो संगठन दायित्व देता है उसका निर्वहन करने की कोशिश करता है। डॉक्टर साहब, हर कार्यकर्ता यही कहता है, हर बड़ा नेता यही कहता है सर, करता है हर कार्यकर्ता, हर बड़ा नेता यही कहता है कि नहीं, मैं बड़ा नेता ना कभी था ना बड़ा नेता अभी हूं। और मुझसे बहुत ज्यादा योग्य लोगों की जो भीड़ है, बहुत ज्यादा लोगों का, दो चार नाम गिनवा सकते हैं सर? मुझसे कहीं अधिक योग्य और सीनियर लोग पार्टी में मौजूद दो चार नाम गिनवा सकते हैं सर? नहीं, नाम क्या, मेरे सामूहिक नेतृत्व मैंने कहा है ना, मुझको छोड़ के बाकी सब मुझसे योग्य है। नहीं, एक आध दो नाम बता देते सर तो सुविधा होती। सकता हूं दर्शकों के लिए सर, सुविधा होती समझने में। हम तो सिर्फ चीजों का सरलीकरण कर रहे हैं। आप जो नाम लेंगे वही एक से एक अच्छे नाम है। नहीं, डॉक्टर दिनेश शर्मा का एक नाम है। मैंने कहा ना कि नहीं, डॉक्टर दिनेश शर्मा का एक नाम है। क्या डॉक्टर दिनेश शर्मा इसकी पुष्टि कर सकते हैं? दिनेश शर्मा का नाम बहुत छोटा है। दिनेश शर्मा कभी पद के पीछे कभी नहीं रहे हैं। और आपने देखा होगा, मैंने वार्ड से लेकर और केंद्र तक भी कभी भी किया होगा, तो मैंने कभी भी वाहे आडंबर या आचरण के बात या बहुत इच्छा बड़ी लेकर मैंने काम नहीं किया है। जी। पार्टी का दिशा निर्देशों का पालन करना, अनुशासित होकर, यही मेरा धर्म रहा है, इसका मैं पालन करूंगा। डॉक्टर साहब, कृपया करके होता है पद तो केवल मैं वही देखना। डॉक्टर साहब, कृपया करके हमारे साथ बने रहिएगा। एक बहुत ही शानदार पैनल, एक बहुत ही शानदार पैनल डॉक्टर साहब हमारे नोएडा स्टूडियो में मौजूद है। हम इस तमाम चर्चा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम जरा ये समझना चाहते हैं कि राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, जो बिहार के नतीजों के बाद खासे उत्साहित दिख रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वो इलाका जहां समाजवादी पार्टी और खास तौर पर आरएलडी का जिसे गढ़ माना जाता है, उसमें पदयात्रा करने के लिए वो पहुंचे हैं। राहुल गांधी को जो किसानों की याद आई है चुनावों से पहले, चुनाव में अभी 1-1.5 साल का वक्त है, वो कितनी स्वाभाविक है, कितनी लंबी चलेगी, या फिर ये कोई टोटका है जो किसी उत्साह से प्रेरित है? बहुत ही शानदार पैनल। एक छोटा सा ब्रेक यहां ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार हम पैनल से आपका परिचय कराएंगे और इस मुद्दे पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।